Good afternoon, 10th class. We are on our chapter number 4 of economics, globalization and the Indian economy. So we have already started the chapter और हमने initially ये कर लिया था कि what is globalization, how it is interconnecting the world, and actually interconnection of the countries and the economies of the world is called globalization. फिर हमने mainly देख लिया था कि इसमें सबसे important role somewhere MNC प्ले करती हैं और उसके बाद हमने देख लिया था कि कैसे एमएनसी जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और किस मतलब 3 वेज होते हैं इन विच इट एक्चुअली इन्वेस्ट इन दी अदर कंट्रीज। तो हमने जो 3 तरीके देखे थे उसमें से फर्स्ट अपना यही था कि वो पार्टनरशिप करते हैं, सेकंड था अपना कि वो क्या करते हैं कि कोई कंपनी जो है एग्जिस्टिंग कंपनी, लोकल कंपनी, उसको खरीद लेते हैं, और थर्ड हमने किया था कि वो क्या करते हैं, दे एक्चुअली गिव द वर्क टू लोकल प्रोड्यूसर्स, फिर उनसे सामान खरीद के उसमें टैग लगा देते हैं, है ना। एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग गोज. सो MNCs have actually now become a very very important part of our life. So as this is a box that is given, and this is a kind of example that they are showing us how MNCs has become so important and how important they become initially. पहले सेट कैसे होती है फिर कितनी important हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जो फोर्ड मोटर्स है एक अमेरिकन कंपनी है ना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, विद प्रोडक्शन स्प्रेड टू ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड ये जो है इंडिया में आई थी 1995 में, एंड दे स्पेंट एक्चुअली ₹1700 टू सेटअप अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई, and this was done in collaboration with obviously महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एक मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं। किस चीज़ के, तब तक वो जीप्स एंड ट्रक्स ही करते थे, ठीक है। बट बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर्स जो है वो सेलिंग 88,000 कार्स इन इंडियन मार्केट्स, while 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, and US. This company now wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. यानी जो उसके मेन कंपोनेंट्स है उसको सप्लाई करने का सेंटर बनाना चाहती है इंडिया को. सो जस्ट इमेजिन व्हाट दे आर, यू कैन से कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया कि इनिशियली आई थी सेटअप करके, मैन्युफैक्चर करके इंडिया में इतनी कार्स भेजती थी, बाहर भेजती थी, और अब ये चाहती है कि इंडिया एक्चुअली बिकम्स वन ऑफ द मेन सप्लायर. मतलब जो फोर्ड इंडिया वाली ब्रांच है इनकी, दिस शुड बिकम अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब. सो मतलब एमएनसीज जो है पहले सेटअप होती है, फिर उनको जब लगता है दैट वन पर्टिकुलर एरिया इज रियली बेनिफिशियल, ऑब्वियसली वो उसको और प्रोग्रेस करते रहते हैं धीरे धीरे धीरे. सो बाय दिस वी अंडरस्टैंड कि एमएनसीज कैसे आती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाउ डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो, मतलब गो ऑन, और कैसे आगे जाके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. तो आगे इससे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑब्वियसली रिलेटेड, वो है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. ओके, यानी कि फॉरेन से जो भी है, मतलब आउटसाइड योर ओन कंट्री वॉट एवर ट्रेड यू आर डूइंग, ठीक है, उससे रिलेटेड है. नाउ अपने को पता है कि बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से जो अपना फॉरेन ट्रेड है ना, वो अब बहुत सारी कंट्रीज से अपना है कनेक्शन. जैसे हमने पहले भी वी हैव हैड आइडिया कि हिस्टोरिकल टाइम से हम देखें तो हमारे पास ट्रेड रूट आराम से इंडिया, साउथ एशिया, ईस्ट वेस्ट, हर तरीके से वी हैड अ वेरी वेरी गुड ट्रेड रिलेशन विद कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 1, जो हमने इंडिया की लोकेशन से रिलेटेड बात की थी कि सो मेनी थिंग्स ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर. स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहे हैं. और हमें ये भी पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई क्यों थी. इनिशियली तो एज ए ट्रेडर ही आई थी, बिकॉज दे वांटेड टू गेट लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम इंडिया. इंडिया से खरीद के इंडिया का जो सामान था दैट वर इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन कंट्रीज, सो दे went and they actually came to India as a
ट्रेडर, हमें ये भी पता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि नॉट ओनली ब्रिटेन बट बहुत सारी और कंट्रीज है, फ्रांस, पोर्चुगल, दे वर एक्चुअली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स टू हैव मोर कंट्रोल ओवर इंडियाज ट्रेड। एंड समवेयर इसीलिए ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली उन्होंने फिर पॉलिटिकल कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया था, ताकि उनको मार्केट रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो जो अपना इंडिया से ट्रेड है वो आराम से कर पाए, इंडिया से रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स आराम से खरीद सके, एंड देयर आर नो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। अगर उनका पॉलिटिकल कंट्रोल होगा तो उनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो मतलब दिस whatever we are talking about now is telling us कि ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समवेयर इट हैज एक्चुअली इन हिस्टोरिकल टाइम्स हमने देखा है कि इट हैज लेड टू सो मेनी वॉर्स एंड ऑल, बट तो वी शुड कीप इन माइंड कि हमारे फॉरेन ट्रेड और कनेक्शंस जो है बाहर की कंट्रीज में थे, एंड ऑब्वियसली ये होता है बिकॉज जितना ट्रेड होगा उतनी अच्छी इनकम अच्छी होगी। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड जो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर सिंपली हम इसको एक सिंपल टर्म्स में इस बात को समझना चाहे तो फॉरेन ट्रेड जो है वो एक तरीके से हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, इसको प्रोड्यूसर्स को, कि आप अपने मार्केट से बाहर जाके अपना सामान बेच सको, है ना। यानी सिर्फ इंडिया में नहीं, उससे बाहर भी सामान बेच सको और बाहर से सामान ला भी सको। प्रोड्यूसर्स जो है वो अपना जो भी उनका आउटपुट है, जो भी उनका प्रोड्यूस है, दे विल सेल नॉट ओनली इन देयर कंट्री, विद इन देयर कंट्री, इन द लोकल मार्केट, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। That is the main, you can say, understanding of what is foreign trade. Similarly जो buyers हैं वो जो import करते हैं goods, वो भी आराम से दूसरी country से सामान ले सकते हैं, जो हो सकता है ऐसा सामान जो उनकी own country में domestically produce ही नहीं हो रहा हो। तो जब produce ही नहीं हो रहा है तो obviously उनके पास options तो होने चाहिए, और ये होगा कब, जब we are having foreign trade। तो यानी we are also supplying stuffs but we are also getting stuff in return, ठीक है। सो वी आर फ्री इन इंपोर्टिंग एज वेल एज एक्सपोर्टिंग, दैट इज फॉरेन ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो होगा ही मार्केट्स का, दैट मीन्स मार्केट विल कम टुगेदर एंड थिंग्स विल देन फाइनली गेट कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। सो अगर हम देखें, अगर हम इन जनरल इसी चीज़ को देखें तो जैसे जैसे ट्रेड, गुड्स, ये सारी चीज़ें जो ट्रैवल हो रही है एक मार्केट से दूसरी जगह, तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो लोगों के पास गुड्स के लिए चॉइस ज़्यादा है ना, कि ऑब्वियसली इफ़ आई एम गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर वो सिर्फ इंडिया वाला ही प्रोडक्शन, इंडिया वाली ही चीज़ थी तो मेरे पास बहुत कम वैरायटी होगी। वेयर एज जब ऐसा फॉरेन ट्रेड हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो आई विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आई कैन चूज फ्रॉम वन और द अदर और द थर्ड वन और द फोर्थ, जो भी अपने को अच्छा लगे। बेसिकली अपने पास चॉइस हो जाती है गुड्स की जब ऐसा ग्लोबलाइजेशन होता है या फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पर हो रहा होता है उस टाइम पे। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, सपोज सेम गुड्स हैं, ठीक है, तो सपोज किसी और जगह से भी प्रोड्यूस होके आया तो उनका प्राइस क्या होगा, कंपैरेटिवली सेम होगा। क्यों होगा, बिकॉज अगर सेम चीज़ है, एक चीज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव मिल रही है और एक चीप मिल रही है, तो व्हाट विल आई बाय, ऑब्वियसली अगर सेम क्वालिटी है, सेम चीज़ है, तो आई विल गो फॉर दी वन इन विच आई हैव टू स्पेंड लेस, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि जो प्रोड्यूसर्स है दो कंट्रीज में, उनको एक दूसरे से compete करना पड़ता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। मतलब एक अमेरिकन मतलब कंपनी है जो गारमेंट्स की है और एक इंडियन कंपनी है, दोनों की सपोज कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है ऑलमोस्ट, और बहुत वेल नोन ब्रांड्स भी हैं, तो इतनी दूर बैठ के भी उनको compete करना पड़ा, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी खराब ना हो, हमारा जो डिजाइनिंग है वो भी अच्छा हो, नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो दूसरे वाले का जो गारमेंट्स है वो खरीद लेगा। सो दैट मीन्स कंपटीशन है समवेयर, इसमें वी शुड कीप इन माइंड कि क्वालिटी इंप्रूव करेंगे वो लोग, क्योंकि क्या सोचेंगे, हमारी क्वालिटी अगर खराब हुई तो लोग दूसरा वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है, लोगों के पास चॉइस भी हो रही है, प्राइसेस जो हैं वो भी समवॉट सिमिलर गुड्स के सिमिलर हैं, तो
इससे इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है उसने समवेयर कनेक्ट कर लिया है सारे मार्केट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी इट हैज रिजल्टेड इन कनेक्टिंग द मार्केट्स एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग टुगेदर द मार्केट्स, उनका इंटीग्रेशन जैसे हो रहा है बाय दिस, ठीक है। सो इसका एक इसी चीज को समझाने के लिए दे हैव गिवन अस वन एग्जाम्पल। इफ वी टॉक अबाउट द टॉयज इंडस्ट्रीज, तो हमें पता है कि एक एग्जाम्पल है, इफ यू गो टू मार्केट एंड यू आस्क फॉर अ टॉय, मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि वो आपको चाइनीज प्रोडक्ट ही देंगे, चाइनीज टॉयज ही देंगे। अभी तो बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन, ठीक है, मेक इन इंडिया एंड बाय इन इंडिया थिंग्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बट इफ वी लुक बियॉन्ड दिस, इससे पहले क्या हुआ था कि सडनली देयर वाज अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ इनकमिंग ऑफ द चाइनीज टॉयज। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड इंडिया में वो एक्सेप्टेबल हो गई थी लोगों को। कैसे? चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने देखा कि टॉयज एक्सपोर्ट करें इंडिया पे तो अपने पास एक बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में टॉयज जो वो कंपेरेटिवली हाई प्राइस में बिकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पे मास में टॉयज बनाए, प्लास्टिक टॉयज, और इंडिया में उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। अब इंडिया के जो बायर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया एंड दिस, बट उससे पहले सोचो, इफ यू गो टू बाय अ टॉय या सपोज यू आर गोइंग टू बाय, सपोज एक गैजेट भी आप खरीदने जा रहे हो इन सब मार्केट, यहाँ पे हम टॉयज की बात कर रहे हैं, तो भाई कोई कार या कोई ऐसी सपोज कोई टॉय आप खरीदने जा रहे हो एंड यू सी कि सिमिलर क्वालिटी की चीज है पर चाइनीज वाली आपको कंपेरेटिवली कम प्राइस में मिल रही है इंडियन वाले से, तो ऑब्वियसली एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो क्या खरीदेगा, वो वही टॉय खरीदेगा जो उसको सस्ते दाम में मिल रहा है, अगर सेम ही चीज है। तो अब इतना ऑप्शन हो गया लोगों के पास, चीपर प्राइस और नई डिजाइन जो है वो चाइनीज टॉयज में थे, इसीलिए चाइनीज टॉयज बहुत ज्यादा क्या हो गए, पॉपुलर हो गई इंडियन मार्केट्स में। एंड just imagine within a year 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys। यानी इमेजिन 70 to 80% जो टॉय शॉप्स है उनमें अब जहाँ पे पहले इंडियन टॉयज ज्यादा थे वहां पे अब क्या करने लग गए, वो लोग चाइनीज टॉयज ज्यादा रखने लग गए, क्योंकि टॉयज आर एक्चुअली नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर। क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग जो है चाइनीज पीपल प्रोड्यूस इन मास नंबर्स में वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, सो दे आर एबल टू सेल इट इन कंपैरेटिवली लेस प्राइस, विच इज एक्चुअली नॉट द केस इन इंडिया। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में आ गए, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया इंडियन और चाइनीज टॉयज में कि चाइनीज toys generally better in terms of you can say price and somewhere जिस हिसाब से अगर compare करें तो they are seen as better। नाउ इंडियन बायर्स जो है उनके पास ज्यादा चॉइस हो गई, टॉयज के लिए भी कम प्राइस में भी खरीद सकते हैं, तो चाइनीज टॉय का मार्केट बढ़ गया। चाइनीज बिजनेस जो है रिलेटिंग टू द टॉय हैज रियली एक्सपैंडेड। द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट्स की बेचारे जो इंडियन टॉय मार्केट्स या इसके जो मैन्युफैक्चर वाले हैं उनको लॉसेज हो रहे हैं क्योंकि उनके टॉयज और कम बिक रहे हैं, तो अगर और कम बिक रहे हैं तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो वो कैसे कम प्राइस में बेच सकेंगे, वो बेच ही नहीं सकेंगे। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे चलता है कि फॉरेन ट्रेड से हमें compete करने लायक हम होने चाहिए, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज ऑब्वियसली सिचुएशन जो है थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, एज वी हैव सीन इन दिस एग्जाम्पल। So now let us understand that what is actually globalization। जो हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं about globalization, interconnecting of the government, मतलब interconnecting of the countries and these kind of things, तो इसमें obviously globalization जो है वो बहुत important role प्ले करती है, पर किस तरीके से प्ले करती है और कैसे ये चीज हुई है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
अराउंड पास्ट 20 to 30 years जो है बहुत ज़्यादा एमएनसीज जो हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव कर रही हैं। वो जनरली ऐसे लोकेशन ढूंढती है जहाँ पे, एज वी हैव डन इन अर्लियर क्लासेस, की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि क्या हो, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। सो दे आर लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड विच आर कंपैरेटिवली चीपर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज करती हैं, वो अब एमएनसीज जो हैं वो उसको और एक्सपैंड कर रही है। दे आर वांटिंग टू एक्सपैंड मोर इन कंट्रीज विच प्रोवाइड देम सूटेबल लोकेशन और फेवरेबल कंडीशंस। तो एट द सेम टाइम हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड जो है बिटवीन कंट्रीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली। यानी एक तो एमएनसी सोच रही है कि हम कहाँ पे अपने सेटअप करें नई नई कंपनीज, नई नई फैक्ट्रीज, उधर हर कंट्री जो उनका फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो फॉरेन ट्रेड जो हम बात कर रहे हैं वो लार्जली कौन कंट्रोल करेगा? समहाउ अगर हम देखें तो एमएनसीज ही करेंगी, क्योंकि वही चीजें लार्ज स्केल पे सप्लाई करती हैं। तो ऑब्वियसली समवेयर दे आर द, यू कैन से, वंस हु कैन कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड। सो जैसे एक बात बोल रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फोर्ड मोटर्स इंडिया में, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं प्रोड्यूस करती है कार्स, इट एक्सपोर्ट्स इट टू मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इट एक्चुअली एक्सपोर्ट्स कार्स टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, इन सब में ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो और उसके बाद कार कंपोनेंट्स का भी हमने देखा था कि दे वांट टू सेट अप सच फैक्ट्रीज। सो बेसिकली जो एमएनसीज हैं वो ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या बोला है कि जैसे एमएनसी कौन सी है, फोर्ड वाली, तो फोर्ड कार्स जो है वो अलग अलग जगह पे अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करती है। तो ये हुआ फॉरेन ट्रेड। इस फॉरेन ट्रेड को किसने कंट्रोल किया था? फोर्ड वाली कंपनी ने। तो ये कौन सी कंपनी है? ये एक एमएनसीज है। तो समवेयर एमएनसीज जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे भी नाउ इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो वी आर सो यू कैन से अवेयर कि ये वाला प्रोडक्ट यहाँ का है, वो वाला प्रोडक्ट वहाँ का है। और ये जो बड़े बड़े नाम वाले प्रोडक्ट आते हैं, बाहर की कंट्रीज से आते हैं, तो ऑब्वियसली इनका कंट्रोल किनके हाथ में होता है? जो उन प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स है, जो जनरली क्या होते हैं, एमएनसी ही तो होते हैं। ओके, सो अलॉन्ग विद दिस, ये जो अपना, अगर हम ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ही आगे देखें तो हम ये देखेंगे कि रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन somewhere you can say integrating production and market across the country। से सिमिलर बात ही बोल रहे हैं। ये सिमिलर बात क्या है? दे आर जस्ट सेइंग कि सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के कारण पूरा वर्ल्ड जो है एक साथ आपस में जुड़ रहा है, और मतलब प्रोडक्शन के लिए भी, मार्केट्स के लिए भी। तो ग्लोबलाइजेशन को हम अगर इसके बेसिस पे डिफाइन करना चाहें तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि कंट्रीज का एक साथ आना, कंट्रीज को समवेयर आपस में अच्छा कनेक्शन होना, ये सब जो है ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो प्रोसेस है। एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ओनली, जो कि इंटीग्रेट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ ला रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और इसमें हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एमएनसी ही करता है। अब मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। अब हम ये बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है? सिर्फ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, टेक्नोलॉजीज भी तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है। हम सारे जो आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स के अलावा इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये अलग तरीके हैं जिससे भी वर्ल्ड क्या है, आपस में कनेक्टेड होता जा रहा है। लोग जो है, ये तो हो गए चलो अपनी टेक्नोलॉजी की बात, मूवमेंट की बात, गुड्स की बात, इन्वेस्टमेंट की बात, बट लोग भी तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, चाहे वो बेटर इनकम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बेटर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, और वेदर दे आर गोइंग फॉर बेटर एजुकेशन। ठीक है। सो समवेयर क्या है, लोग आपस में कनेक्टेड है वेरी इजीली। एक्चुअली में इसमें समझने की बात ये है कि वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली वी पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टुगेदर, एंड वी पीपल हैव लॉट ऑफ, यू कैन से,
opportunity to have the technology and all the services that are produced in one country, we can easily get the hold of those also. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो फैक्टर्स जिसने हेल्प किया है किस चीज में, ग्लोबलाइजेशन में, द फैक्टर्स दैट हैज हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन, इसमें इज आवर टेक्नोलॉजी एंड व्हाट एल्स, जो अपना टेक्नोलॉजी में हम दो चीज पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। और हमें पता है कि आज के टाइम पे कितनी इजीली हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी हो तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर अस टू गेट कनेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपिंग एंड समवॉट ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो द टॉपिक दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट लिबरलाइजेशन एंड then the later part of the chapter. So I think जितना portion आज हमने किया है that must be clear to you people. If you have any doubt relating to the topic, then we will solve it tomorrow, okay, in our next class. So we all will meet now in our next class.